वेलकम बैक। रीट लेवल 2 साइंस के अंदर कैम सीरीज 2021 के अंदर हम क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले 2 चैप्टर कर रखे हैं और उन दोनों चैप्टर के अंदर जो पार्ट्स हमने कंप्लीट किया था उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, फिर जो आपकी प्रैक्टिस के रूप में आप मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को हल करते जाएं और आपके आंसर हैं उसको टिक करते जाएं। मैं साथ में आंसर बताता भी जा रहा हूं और इसके अंदर जो भी अतिरिक्त सूचना है वो भी मैं साथ में दूंगा। इसके अंदर जो पीडीएफ है, ये भी पीडीएफ भी मैं आपके इसके साथ में अपलोड करूंगा, तो वो भी आप देख करके उसके अंदर भी अलग से प्रैक्टिस करना चाहें तो भी कर सकते हैं या शेयर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट प्रारंभ कर रहे हैं कैम सीरीज के अंदर क्वेश्चन के पहली सीरीज है, तो क्वेश्चंस कैम सीरीज 01 और ये आपके टॉपिक पदार्थ की संरचना, पदार्थ पदार्थों का वर्गीकरण, तत्व तत्वों के प्रतीक, इसके अलावा रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके अलावा अणु, परमाणु और यौगिक, इन सभी को मिलाकर के ये क्वेश्चंस निर्मित किए गए हैं। इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट कैम सीरीज के अंदर भी क्वेश्चन सीरीज के अंदर पूछे जाएंगे, तो वो भी आप देखें। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न है वो भी मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न, आप इसको आंसर देने की कोशिश करते जाएं और साथ में मैं अतिरिक्त सूचनाएं भी साथ में दूंगा। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है CFL, इसको कहते हैं कंडेंस्ड फ्लोरोसेंट लाइट, और CFL में भरी हीलियम तीव्र रोशनी देती है और ये रोशनी जिस टाइम देती है उस समय ये पदार्थ की कौन सी अवस्था को दर्शाती है। तो जितनी भी CFLs हैं उन CFL में जो रोशनी उत्पन्न होती है वो उच्च ताप पर उत्पन्न होती है, जिसमें उच्च ताप पर अंदर भरी हुई हीलियम गैस आयनीकृत होकर के इलेक्ट्रॉन और कर्नेल का मिश्रण बनाती है और इस उच्च ताप पर जो मिश्रण बनता है इसी को हम चमक के रूप में, ऊष्मा के रूप में प्राप्त करते हैं। और यह पदार्थ की चौथी अवस्था को प्रदर्शित करती है। और चौथी अवस्था कौन सी है आपको याद आ गया होगा, तो इसमें ठोस द्रव गैस के बाद में चौथी अवस्था है प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। नभ रोशनी आपने पढ़ रखा होगा, तो नभ रोशनी भी प्लाज्मा अवस्था है। इसके अलावा ट्यूबलाइट की रोशनी वो भी प्लाज्मा अवस्था में, मरकरी लैंप ये भी प्लाज्मा अवस्था में, सोडियम लैंप प्लाज्मा अवस्था है। इसके अलावा जो आयन मंडल है, वायुमंडल के अंदर सबसे बाहर की परत जो आयन मंडल है, आयन मंडल भी वास्तव में प्लाज्मा अवस्था को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में यौगिक नहीं है। आपको प्रश्न इस प्रकार का जो भी प्रश्न आए उसमें आपको गोला करके रखना है, ध्यान रखना। प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ें और उस प्रश्न में यदि सूचना के साथ नहीं लिखा है तो उसको गोला करके प्रश्न को अच्छी तरह समझें फिर उत्तर लिखें, ठीक है, नहीं तो गलत होने की पूरी संभावना रहती। तो इसमें यौगिक नहीं है, इसका मतलब 3 यौगिक हैं, 1 नहीं है। तो सबसे पहले यौगिक की परिभाषा दिमाग में आ जाए, उसके बाद में आप इसका आंसर निकालें। हीरा सूत्र केवल कार्बन होता है, जल का सूत्र H2O, अमोनिया का सूत्र NH3, नमक का सूत्र NaCl। अगर आप देखें भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित होने वाले निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया से बने पदार्थ यौगिक हैं, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न तत्वों से बने यौगिक हैं। हीरा प्योर कार्बन है, तत्व होता है, इसका मतलब पहला तत्व है, बाकी तीनों क्या हैं यौगिक। ऐसे गोल्ड का लैटिन नाम याद आ गया होगा, गोल्ड प्रेशियस मेटल है और पीले रंग की 2 धातुएं आपको बताई थी, एक तो है गोल्ड और दूसरा है कॉपर। कॉपर और गोल्ड ये 2 ही पीले रंग की धातुएं हैं। इसके अलावा सभी धातुएं कैसी होती है, सिल्वर कलर की होती है, चांदी की जैसी चमक की होती है। अगर कोई डल पड़ गई है तो ताजी सतह काटी हुई होगी तो चांदी की तरह ही चमकेगी, चाहे सोडियम ही क्यों नहीं है। तो गोल्ड का लैटिन नाम पूछा है, कितने तत्व
11 तत्व लैटिन नाम से प्रदर्शित किए गए हैं, उनमें से आपको गोल्ड का पूछा है, सोने का पूछा है, तो मैं इनके प्रतीक लिख रहा हूं, प्लम्बम, पीबी, अर्जेंटम, एजी, नेट्रियम, Na, ऑरम, Au। पीबी प्रतीक है किसका? सीसा का। Ag प्रतीक किसका है? सिल्वर का, चांदी का। सोडियम का प्रतीक है Na और Au प्रतीक किसका है? गोल्ड का। तो इस तरीके से गोल्ड का प्रतीक कौन सा होगा? ऑरम गोल्ड का प्रतीक है और लैटिन नाम के आधार पर रखा गया है। तो ये लैटिन नाम के आधार पर लैटिन नाम है, उनके प्रतीक, और ये तत्वों के नाम जो लैटिन के नाम के आधार पर रखे गए हैं। ऐसे ही एक आपको W का ध्यान रखना है, वॉल्फ्रम लैटिन नाम है और ये टंगस्टन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गंधक की परमाणुकता कितनी? गंधक का अणुसूत्र अगर आपको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। गंधक का अणुसूत्र होता है S8 और चूंकि ये तत्व का अणु है तो एक तत्व के अणु में कितने परमाणु हैं वही परमाणुकता कहलाती है। 8 परमाणु मिलकर बना रहे हैं तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी? 8 या एटोमिसिटी 8 होगी और इसी को हम नाम देते हैं क्राउन सल्फर भी कहा जाता है, जरूर ध्यान रखना। S8 को क्राउन सल्फर, तो अगर इसकी जगह क्राउन सल्फर की परमाणुकता तो कितनी होगी? 8 होगी। ये इसके अणु के रूप में दर्शाई जाती है। नेक्स्ट आता है, भूपर्पटी में उपस्थित अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना। भूपर्पटी की बात कर रहा है और उसमें अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला मेटल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मेटल। तो मेटल के रूप में आपने ये क्रम पढ़ा है OCAl, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आगे आता है Fe और यहाँ चारों को मैंने यहाँ पर क्रम से चारों एक ऑप्शन में दिए गए हैं। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सेकंड सिलिकॉन, चौथा एल्यूमिनियम और पांचवा है आयरन। तो इसमें ऑक्सीजन जो दिया है वो क्या है? अधातु है। सिलिकॉन दिया है ये उप धातु है, मेटेलॉइड है। ये नॉन मेटल है, ये मेटेलॉइड। एल्यूमिनियम दिया गया है, ये मेटल है या धातु है। आयरन भी यहाँ पर क्या है? मेटल या धातु है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि प्रश्न पूछा गया है भूपर्पटी में उपस्थित अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो क्रम से चलें। ये धातु नहीं है, ये भी धातु नहीं है, पहला धातु कौन सा होगा? एल्यूमिनियम। तो अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा होगा? एल्यूमिनियम। ऑप्शन हो जाएगा आपके पहला। इसी तरीके से मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व और प्रारंभिक 4 तत्व क्रम से, तो ओचन लिखा जाता है, ओचन ये क्रम है। ऑक्सीजन सबसे अधिक, तो राइट आंसर कौन सा होगा? चौथा। इसी तरीके से समांगी मिश्रण नहीं है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, तो वापस नहीं लिखा है तो आप इसको गोला करके रखें और फिर इसके अंदर आपको लगाना है समांगी मिश्रण। तो 3 समांगी मिश्रण छांटो, चौथा आंसर होगा। तो पहला दिया गया शक्कर और जल। शक्कर और जल को मिलाया जाए तो शक्कर और जल घुल करके एकल प्रावस्था निकाय निर्मित करते हैं, अर्थात समांगी है। गोल्ड और मरकरी जो अमलगम बनता है, हमेशा ध्यान रखना, अमलगम विलयन है और विलयन हमेशा क्या होते हैं? समांगी। ऊपर भी विलयन है, समांगी होता है। इसी तरीके से दूध और लास्ट में दिया गैसों का मिश्रण। सभी गैसें एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? समांगी। लेकिन दूध यहाँ पर क्या है? वापिस इंपॉर्टेंट, कॉलॉइड है। क्या है? दूध कॉलॉइड है। और अगर कॉलॉइड की बात की जाए तो कॉलॉइड विषमांगी प्रकृति के होते हैं, जिसमें प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था ये दो मिलकर के एक निश्चित अस्थायी सी संरचना बनाते हैं, जो कुछ देर तक स्थायी होती है, लंबे समय तक स्थायी नहीं रहती। तो इसके अंदर दूध अगर लिया जाए तो ये पायस है, इमल्शन कहलाता है, कॉलॉइड है और ये विषमांगी प्रकृति का होता है या विषमांगी मिश्रण है। तो कॉलॉइड हमेशा विषमांगी होते हैं, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? समांगी मिश्रण नहीं है, उत्तर विषमांगी होना चाहिए। तो दूध आपके इसका राइट आंसर है। अगला, पिच ब्लेंड अयस्क से कौन से धातु की खोज की गई है? यह अतिरिक्त प्रश्न है।
और पिच ब्लेंड U3O8 को पिच ब्लेंड कहते हैं। ठीक है, किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, और चूंकि उत्तर यूरेनियम नहीं है इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पिच ब्लेंड अयस्क से कौन से धातु की खोज की गई? मैडम क्यूरी ने इससे दो तत्वों की खोज की, क्योंकि ये विघटित होता है और विघटित होने के बाद में इसमें एक तो रेडियम और दूसरा पोलोनियम प्राप्त होता है। तो रेडियम और पोलोनियम की खोज इसी अयस्क पिच ब्लेंड से की गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूत्र भी याद होगा तो भी आपको ध्यान रखना है, U3O8 यूरिया का अयस्क है, लेकिन फिर भी इसमें से यूरिया की खोज नहीं, इसमें से रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछा गया है। नेक्स्ट है सम स्थानिक, सम भारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम विन्यासी के अंदर से निकालना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, तत्व अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या समान है, इसका मतलब इनका भार समान है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? समभारिक कहा जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? समभारिक। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपके समभारिक। और अगर समस्थानिक दिए होंगे तो आपको ध्यान रखना प्रतीक क्या होगा? समान होगा। समस्थानिक के अंदर यदि मैं लिखता हूँ H1, H2, H3, तो आप देखें प्रतीक सभी के समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, समस्थानिक कहलाएंगे। समभारिक में तत्व भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन समान होंगे, सम विन्यासी के अंदर परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। हड्डियों का मुख्य धातु घटक कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। और हड्डियों की संरचना का सूत्र अगर मैं लिखता हूँ Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट होल ट्वाइस, ये हड्डियों के संघटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है या कैल्शियम फ्लोराइड होता है या कैल्शियम क्लोराइड होता है, लेकिन मुख्य घटक के रूप में यही है। और इसमें फॉस्फोरस ऑक्सीजन अधातु है, केवल धातु तत्व के रूप में क्या होगी? कैल्शियम। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? चौथा, कैल्शियम। नेक्स्ट है N15 में न्यूट्रॉन की संख्या। अच्छा प्रश्न है, N15 में न्यूट्रॉन पूछे हैं, तो N15 लिखा है, इसका मतलब द्रव्यमान संख्या 15 है, जो कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या कहाँ से ज्ञात होती है? तत्व के प्रतीक से। नाइट्रोजन तत्व का प्रतीक है और क्रम से आवर्त सारणी में आपको कहा था 30 तक याद रखने हैं। तो 1 से 30 तक के तत्वों के अंदर नाइट्रोजन जो दिया गया है वो 7वें नंबर पर आता है, तो प्रोटॉनों की संख्या 7 होगी, तो हम न्यूट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या होगी 15 - 7 और ये आंसर होगा कितना? 8। तो आंसर हो जाएगा 8। तो ध्यान रखना है, परमाणु क्रमांक आपको याद रखने पड़ेंगे तत्वों के साथ में, और द्रव्यमान संख्या दे रखी होगी तो आप न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में समांगी मिश्रण कौन सा? वापिस इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये समांगी मिश्रण है, ठीक है, पहले था समांगी मिश्रण नहीं है, अब ये समांगी मिश्रण है। तो कोहरा कोलॉइड है, कैसा होता है? विषमांगी। पनीर कोलॉइड है। लोह चूर्ण और चारकोल ये कभी भी एक दूसरे में नहीं मिलते, दो ठोस हैं, दो भिन्न प्रावस्थाएं बनाते हैं, इसका मतलब ये भी क्या होगा? विषमांगी। और फिर पूछा है तो कोलॉइड सारे विषमांगी होंगे, और दो ठोस अगर मिलाए जाएं तो भी विषमांगी होंगे। केवल किस में ध्यान रखना है? अगर आपको मिश्र धातु दे रखी है तो ध्यान रखना, मिश्र धातु हमेशा विलयन होता है। क्या है? विलयन है। और अगर विलयन है तो हमेशा समांगी होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पीतल मिश्र धातु है, और मिश्र धातु है इसलिए क्या होगी? समांगी प्रकृति की होगी। और पीतल के अंदर कौन कौन से धातु तत्व होते हैं? एक तो कॉपर और दूसरा इसके अंदर क्या होगा? जिंक। और इसकी जगह यदि कांसा कहा जाए या कांस्य कहा जाए, ब्रॉन्ज कहा जाए, तो ब्रॉन्ज के अंदर क्या होता है? कॉपर के साथ में टिन होता है, Sn। तो कांस्य और पीतल की बात करें तो कॉपर प्लस जिंक मिलकर के पीतल बनाते हैं। पीतल का निर्माण इसी से होता है।
दुनिया इसी से बनी है, पीतल से। तो निम्न में उपधातु नहीं है, मेटलॉइड नहीं है। मेटलॉइड आपको कितने बताए थे? 6 मेटलॉइड है। 6 मेटलॉइड में से आपको यहां से छांटना है, उपधातु नहीं है। मैं इस तरह के प्रश्न इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, नहीं लिखा है इसका मतलब आपको ऐसे आंसर निकालना है जो उपधातु नहीं है। तो यहाँ पर जर्मेनियम प्रतीक लिख लीजिए, सिलिकॉन प्रतीक लिख दीजिए, टिन प्रतीक लिख दीजिए, आर्सेनिक प्रतीक लिख दीजिए। तो यहाँ पर टिन धातु है, बाकी तीनों उपधातु की श्रेणी में आते हैं। और टोटल उपधातु कितने हैं? 6 उपधातु हैं जो कि अपन पढ़ रखे हैं। तो ध्यान रखना, टिन धातु है, बाकी तीनों क्या है? उपधातु। उपधातु नहीं कौन सा है? टिन नहीं है, क्योंकि टिन यहाँ पर क्या होता है? धातु होता है। कली करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और अभी बताया था कांस्य बनाने के लिए भी हम टिन का उपयोग करते हैं। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में वापस नहीं है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में नहीं है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? ठोस या गैस अवस्था कौन सी है वो ले लीजिए। तो द्रव अवस्था में नहीं है, जल द्रव अवस्था में होता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है, क्लोरीन सामान्य ताप पर क्या है? गैस है, मरकरी है सामान्य ताप पर द्रव है। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा होगा? क्लोरीन होगा, ठीक है। और ध्यान रखना, ब्रोमीन मात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है सामान्य ताप पर, और मरकरी या पारा ये मात्र धातु तत्व है जो कि पाया जाता है द्रव अवस्था में, और ये है अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अतिरिक्त सूचना भी ध्यान रखना, इस पे नहीं तो इससे मिलते जुलते प्रश्न बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव अवस्था में पाया जाने वाला मात्र अधातु तत्व, बता दिया है ब्रोमीन, अधातु तत्व, और सूत्र है Br2। बाकी जल द्रव अवस्था में है लेकिन तत्व नहीं है, अधातु और तत्व पूछा है। जल द्रव अवस्था में है लेकिन यौगिक है। पारा जो दिया गया है ये द्रव अवस्था में है लेकिन तत्व है, लेकिन धातु है, ये ध्यान रखना। पूछा क्या है? अधातु पूछा। ऐसे ही गैलियम ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में नहीं होता है, तो आपको गैलियम और सीजियम नहीं लिखना है, दोनों ही सामान्य ताप पर ठोस माने जाएंगे, द्रव नहीं माने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन अधातु तत्व। फिर बात करते हैं यौगिक में तत्वों के कौन से भागों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। ये आपको पिछले क्लास के अंदर बता रखा है, आंसर चेक करें। यौगिक में तत्वों के कौन से भागों का अनुपात स्थिर हमेशा स्थिर रहता है? तो परिभाषा के अंदर ये प्रक्रिया दे रखी है, और यहां पर सिंपल आ जाएगा, द्रव्यमान या भार निश्चित अनुपात में होते हैं और उसी से यौगिक निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अमलगम में मुख्य व अनिवार्य तत्व, अभी आया था एक एग्जांपल भी, विलियन के अंदर हमने लिया था, गोल्ड और मरकरी साथ में लिया था। तो अमलगम मुख्य व अनिवार्य तत्व, अमलगम के अंदर हमेशा ही इंग्लिश में भी अमलगम कहा जाता है, मुख्य तत्व है मरकरी या पारा या हाइड्रेट-जीरम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पारा। गोल्ड और इसमें सोडियम मिला दिया जाए या एल्यूमिनियम मिला दिया जाए तो ये अमलगम के रूप में निर्मित होता है, विलियन बनता है। पदार्थ की खोजी गई नवीनतम अवस्था, लेटेस्ट स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? पदार्थ की खोजी गई सबसे नवीनतम अवस्था या नवीनतम अवस्था है तो 5वीं अवस्था की बात कर रहा है। कौन सी अवस्था? 5वीं अवस्था। चौथी अवस्था है प्लाज्मा, बाकी ठोस, द्रव, गैस और लास्ट में आता प्लाज्मा। चौथी अवस्था, तो 5वीं अवस्था इसमें से आप देख सकते हैं प्लाज्मा यहाँ पर चौथी है। तो ये बोस आइंस्टीन संगणित, जिसको कि हम क्या कहते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC कहा जाता है, बैक, और ये पदार्थ की 5वीं और सबसे
नवीनतम खोजी गई अवस्था है, जिसमें दो वैज्ञानिकों के नाम है, एक है सत्येंद्र नाथ बोस भारतीय वैज्ञानिक है और दूसरे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इन दोनों के नाम से बनी है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 5th स्टेट है, प्लाज्मा 4th स्टेट है। ये भी एग्जाम में पूछेगा प्रश्न है, ध्यान रखना, तो आपको ध्यान रखना है। और फिर है नेक्स्ट, ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने में क्या परिवर्तन होता है। वैसे ये प्रश्न आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है, तो आपको इसका उत्तर चेक करें क्या आएगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको चर्चा करेंगे। तो क्या है, ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने केवल अवस्था बदल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड है ठोस, ठोस से द्रव लिया, द्रव से गैस बनाया, केवल अवस्था परिवर्तन है। बताएं आंसर क्या होगा, अवस्था परिवर्तन। तो बताना है आपको ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, उसी से लिया गया है आंसर। तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, अवस्था परिवर्तन का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं। घनत्व में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन हो रहा है, नमूने में क्या परिवर्तन होगा, तो इसमें घनत्व परिवर्तन होगा। इसके अलावा संयोजन में परिवर्तन, कॉम्बिनेशन नहीं बदलता है, सभी तीनों अवस्थाओं के कार्बन डाइऑक्साइड इसका संयोजन इसी रूप में होगा। भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भौतिक गुण बदल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है, घनत्व में परिवर्तन हो रहा है, और ये एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक गुणों में तो परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन है, और घनत्व भी इसमें बदलता है, क्योंकि ठोस का घनत्व सबसे अधिक, क्योंकि अणु पास पास होते हैं, द्रव में अणु और दूर हो जाते हैं तो घनत्व घट जाता है, और आगे जाए तो गैस अवस्था में घनत्व बहुत कम हो जाता है। लेकिन एक अपवाद आपको ध्यान रखना है, यदि मैं लेता हूँ बर्फ और जल अर्थात द्रव अवस्था, तो यहाँ पर अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ, H2O के अंदर यहाँ 1 डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी करें 2, तो दोनों में से यहाँ जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है। और यदि मैं आयतन की बात करता हूँ, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के अंदर किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। यदि हम कटोरी में जल पूरा भर करके अगर कटोरी को फ्रीज़र में रख देते हैं, तो बर्फ़ जमने पर कटोरी के थोड़ा ऊपर पानी आ जाता है, या बर्फ़ बाहर की ओर थोड़ी निकली हुई रहती है। इसका मतलब द्रव से बर्फ़ में परिवर्तन या जल का बर्फ़ में परिवर्तन होने पर आयतन क्या होता है, बढ़ता है, और घनत्व है वो क्या होगा, बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, डेंसिटी कम होती है। ये जरूर ध्यान रखना। तो आयतन और घनत्व, और इनमें संबंध आपको पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अर्थात घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो घनत्व बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, इसी रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, दूसरा, घनत्व में परिवर्तन। बस, तो इसके साथ ही आज की क्विज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और इसमें से जितने प्रश्न दिए गए थे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के अंदर मैक्सिमम में पूछे गए प्रश्न हैं, और इसके अलावा कुछ हाइपोथेटिकल मैंने बना रखे थे जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, वो प्रश्न इसमें दिए गए थे। नेक्स्ट में हम वापस दो टॉपिक या एक टॉपिक कंप्लीट करके फिर वापस काफ़ी सारे प्रश्न तैयार किए हुए हैं, वो वापस हम आपको प्ले करके हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को मैक्सिमम जितना हो सके सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये सूचनाएं अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंच सके। और मेरा टारगेट है एग्ज़ाम्स के 10 दिन पहले तक हम पूरे कंप्लीट केमिस्ट्री के टॉपिक्स केम सीरीज़ के अंदर कंप्लीट कर देंगे, और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में मेन इम्पोर्टेंट 50-50 प्रश्नों की लंबी सीरीज़ भी मैं लास्ट में ऑनलाइन लेके आऊँगा, तो उसमें भी आप थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। अब आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप का टाइम है। थैंक यू सो मच।